हेलो एवरीवन, CSIR नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रीन फंक्शन पार्ट सी 5 मार्क्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे इस पर वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। तो आज हम ग्रीन फंक्शन जो है वो स्टडी करने वाले हैं, किस प्रकार से हम ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो नॉन होमोजेनियस टाइप, और इसके अलावा कैसे आप ट्रिक के माध्यम से भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर CSIR नेट, गेट फिजिक्स, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड होते हैं, तो आपकी तैयारी के दौरान काफ़ी काम आने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ग्रीन्स फंक्शन। देखो, ग्रीन फंक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लैप्लेस इक्वेशन है, पॉइजन्स इक्वेशन है ना, तो पॉइजन इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। पॉइजन इक्वेशन है डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, इसे कुछ फंक्शन f एज्यूम कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना, x का भी हो सकता है, xy का भी हो सकता है, r का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप जो है इसको 1D में लिख रहे हैं, 2D में लिख रहे हैं या फिर 3D के अंदर। अच्छा, अभी देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे अगर मैं यहां पर f की वैल्यू एक पर्टिकुलर डिफाइन कर दूं। एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप इस इक्वेशन को इजीली सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल करके आप इजीली जो है मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन f, जो कि हमारा इस केस में चार्ज डेंसिटी है, मतलब एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इस सोर्स को मतलब चेंज कर दूं, है ना, आर्बिट्रेरी सोर्स है कोई, तो उसके लिए अगर आप पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन करें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहेगा ना, हमें नहीं पता है किस टाइप से हम ये कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा कहने लग रहे हैं कि फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ठीक है, सोर्स फंक्शन f, the solution of this second order non-homogeneous ordinary differential equation is easy to calculate, but for arbitrary function f, the solution is find out by using green function या ग्रीन्स फंक्शन मेथड। ओके, देखो ग्रीन फंक्शन मेथड कब काम आने लग रहा है, जब किसी आर्बिट्रेरी f के लिए आप ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जो है इसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं तब। अब यही चीज जो है ना 1828 में ठीक है, मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जॉर्ज ग्रीन, ठीक है। सो जॉर्ज ग्रीन ने क्या किया, 1828 में एक ऐसे जो है वो पब्लिश किया था। उस ऐसे का नाम है द मैथमेटिकल एनालिसिस एप्लीकेशन टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसमें उन्होंने इसका सॉल्यूशन बताते हुए ये कहा कि एक फंक्शन जो है, जो कि ग्रीन फंक्शन है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। एक बात और बता दूं, देखो ग्रीन फंक्शन जो है वो दिया तो इन्होंने ही था, जॉर्ज ग्रीन ने, लेकिन इसका ग्रीन फंक्शन जो नाम दिया गया, ठीक है, जो भी हम स्टडी करेंगे ना, GR डैश इन द 3 डायमेंशन और GX डैश इन द 1 डायमेंशन, ये टाइम का भी फंक्शन हो सकता है, GT डैश एटसेट्रा। तो ये जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन है फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये हमारे पास दिया गया है ये नेम बाय द मैथमेटिशियन राइमन। ओके, सो राइमन ने इसका नाम रखा था, जॉर्ज ग्रीन ने तो ये कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, तो जॉर्ज ग्रीन का ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्रीन फंक्शन का। आज हम इसको बहुत इंपॉर्टेंटली स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर बोर्न अप्रॉक्सीमेशन, है ना। तो बोर्न अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बनती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बाद में फिर न्यूमैन है, डिरिक्लेट है, समरफील्ड है ना, तो काफ़ी मतलब साइंटिस्ट ने इनका यूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे कि क्या है ग्रीन फंक्शन।
जिससे हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ द पॉइजन्स इक्वेशन डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अज्यूमिंग द ग्रीन फंक्शन। तो ग्रीन फंक्शन भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम अज्यूम करके चलते हैं दैट ग्रीन फंक्शन विल बी आर आर डैश, ठीक है ना, जी आर आर डैश। अब ये आर डैश क्या चीज है, दिस इज द लोकेशन या पोजीशन ऑफ द सोर्स है ना। बेसिकली इस प्रॉब्लम को जब डील किया गया है तो उस टाइम अजम्पशन ये जो है लिया गया कि हमारे पास जो एक पॉइंट सोर्स जो है वो मौजूद है, जो कि हम चार्ज कह रहे हैं ना, पॉइंट चार्ज, तो वो एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा किसी भी आर दूरी पर, वो आप अगर मालूम करना चाहते हैं देन रिप्लेस दिस पोटेंशियल बाय द ग्रीन फंक्शन, replace the potential by the green function and replace the source with the direct delta function। ओके, तो हम यहां पर एक काम करेंगे, direct delta function से इसको रिप्लेस कर देंगे। सो r माइनस आर डैश, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा आपको ग्रीन फंक्शन एज्यूम करना है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा, ठीक है। देन, ठीक है, और r क्या चीज यहां पे, r इज द पोजीशन वेयर we wish to find potential due to the point charge, ठीक है, that is act as the source located at this r dash position। okay, with respect to something आप assume कर रहे होंगे, देखो ये r dash वेक्टर और ये r, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, जैसे ओरिजिन हो सकता है वो पॉइंट, है ना, ओरिजिन जो है वहां से आप कहीं पर r डैश दूरी पर ये जो है यहाँ पर चार्ज अज्यूम कर सकते हैं q, ये हमारे पास एक 3D बॉडी है, और कहीं आप जो है पॉइंट p पर मालूम करना चाहते हैं पोटेंशियल का वैल्यू, तो इस टाइप से हमारे पास ये बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हालांकि डायग्राम जो है ना वो मैंने बोर्न अप्रोक्सीमेशन में बनाया हुआ है, तो वहां पर भी आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। तो ये जो है इक्वेशन हमारे पास होगा, देखो इसमें जो भी आपको पोटेंशियल फंक्शन या कोई भी फंक्शन जो आपने कैलकुलेट करना है ना, जस्ट रिप्लेस इट बाय द ग्रीन फंक्शन एंड रिप्लेस द सोर्स बाय द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो अब ये जो सोर्स है हमारे पास, ठीक है ना, दिस इज द सोर्स, इसको आपने इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ओके, अब ये देखें इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो द सॉल्यूशन विल बी पोटेंशियल v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी आर आर डैश, ठीक है ना, जी आर आर डैश and then f of r dash and dv dash, dv dash means dq r dash, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पर, 3D केस है तो आप इसका वैल्यू लेना r dash स्क्वायर और dr dash sin थीटा d थीटा d फाई, ओके। तो वो तो प्रॉब्लम पर निर्भर करता है, ये हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखो अगर आपने इतना समझ लिया ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं आने वाली चीज़ें, क्योंकि हम फिर प्रॉब्लम्स जब करेंगे ना तो आप आसानी से समझ लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। ये पोटेंशियल फंक्शन इस तरीके से अज्यूम किया गया है कि ये पोटेंशियल फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ऐसा ग्रीन फंक्शन आपने यहां पर अज्यूम करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देन अगर आप ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हाउ विल यू फाइंड आउट द ग्रीन फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि एक बार अगर हमें प्रॉब्लम के लिए ग्रीन फंक्शन मिल जाता है तो फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द, फॉर एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन f यू कैन इजीली फाइंड आउट द पोटेंशियल फंक्शन, है ना। आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ f, अगर आपको एक बार ग्रीन फंक्शन पता चल जाए तो। अब ये ग्रीन फंक्शन कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो वो हम आपको चलो बता देते हैं एक बार कि क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए इस ग्रीन फंक्शन को, है ना। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रीन फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन। फिर हम ना इसमें जो पॉइजन इक्वेशन इसको सोल्व करके बता देते हैं आपको, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन्स फंक्शन, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये रहेगी हमारे पास कि देखो यहां पर जो RHS है ना, इसमें क्योंकि आपने इस सोर्स को पॉइंट सोर्स मतलब पॉइंट चार्ज अज्यूम करते हुए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से रिप्लेसमेंट कर दिया है, तो अब यहां पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर r का वैल्यू लेस देन r डैश होगा और r का वैल्यू ग्रेटर देन r डैश होगा, क्या राइट हैंड साइड जीरो नहीं हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि सिर्फ और सिर्फ r इज इक्वल टू r डैश पर इसका वैल्यू 1 होगा, बाकी सब पॉइंट्स पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मुझे जो ये इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलने वाली है, होमोजेनियस इक्वेशन, ओके। सो वी से दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 और वी से दैट डेल स्क्वायर g एंड r डैश इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, क्योंकि अब आपके पास कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन मौजूद ही नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना। अगर मैं ये दो सॉल्यूशन अज्यूम कर लूं, वन फॉर आर लेस देन आर डैश एंड वन फॉर आर ग्रेटर देन आर डैश, तो हमारे पास ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जिसका आप इजीली जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइटिंग डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, फॉर आर लेस देन आर डैश, फॉर आर ग्रेटर देन आर डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। अब इन दोनों जो हमारे पास है ना, ये रीजन अलग है, ये अलग है, तो इनके लिए ग्रीन फंक्शन भी आपको अलग अलग अज्यूम करने हैं। सपोज करते हैं कि इसके लिए आप G1 अज्यूम कर लेते हैं, इसके लिए G2 अज्यूम कर लेते हैं। सो दीज आर द टू ग्रीन फंक्शन, जो एक हमारे पास सेटिस्फाई करेगा आर लेस देन आर डैश के लिए और एक हमारे पास होगा आर ग्रेटर देन आर डैश के लिए, ठीक है। ये थोड़ी सी कहानी आपको कम समझ में आ रही होगी, अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, अभी चीजें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आप नोट डाउन कर सकते हैं एक जगह पे और चीजों को देखते रहें कि कैसे आप लोगों ने सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन मेथड समझ में आया आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सोर्स फंक्शन है डायरेक्ट डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देना, रिप्लेसमेंट कर देना है, पोटेंशियल फंक्शन को ग्रीन फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद में ये दो कंडीशन हमारे पास आएंगी, है ना, जहां पर हमारे पास राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उसको आपने सोल्व करना है, इजीली आप लोग सोल्व कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मिल जाएगा एंड देन G1 और G2 आप लोग जो है डिफाइन कर लेंगे इन दीज टू रीजन्स, है ना, इन दो रीजन के अंदर ग्रीन फंक्शन आप लोग डिफाइन कर लेंगे। अब जो ग्रीन फंक्शन है देखो, वो बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मान लो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन को क्यों सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि देखो आप जो है ना पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो इसका मीनिंग इक्विवेलेंटली आप ऐसा कहने लग रहे हैं कि ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल दे रखा हो कि ये इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ग्रीन फंक्शन भी सेम टू सेम कहानी है, मतलब ये भी जो है सेटिस्फाई करेगा, है ना, बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, जिसकी मदद से जो कांस्टेंट्स आएंगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, उनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हम मान करके चल रहे हैं जो ग्रीन फंक्शन है, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि ग्रीन फंक्शन, ठीक है, ग्रीन्स फंक्शन, ठीक है, ग्रीन्स फंक्शन शुड सेटिस्फाई, ठीक है, ग्रीन फंक्शन शुड सेटिस्फाई द इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस, द इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस एज ऑफ पोटेंशियल V, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपको दे रखा है कि V एट R इज इक्वल टू 0 एंड V डैश एट R इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेता हूं मैं ना भाई, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हो सकता है आपको ऐसे इनिशियल कंडीशन दे रखा हो कि V एट R इक्वल्स टू 0 और V डैश R इक्वल्स टू 0 तो अब इसे अगर मैं ग्रीन फंक्शन में अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं तो हम ऐसा कहने लग रहे हैं बेसिकली G R डैश है ना, तो R का वैल्यू 0 एंड R डैश इज इक्वल टू 0 एंड डेल G बाई डेल R एट 0 R डैश इज इक्वल टू 0। यही सेम चीज हम ग्रीन फंक्शन की ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी ना, उसका जो सॉल्यूशन है उसमें इंपोज करवा देंगे। जैसे इंपोज करेंगे ना तो हमें कांस्टेंट्स मालूम चल जाएंगे। अब एक बात बताओ आप, G1 G2 जो आपके पास आएंगे, है ना, ग्रीन फंक्शन 1 ग्रीन फंक्शन 2, तो इसमें टोटल कितने कांस्टेंट होंगे अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की होती है तो, क्योंकि आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है ना वो सेकंड ऑर्डर में मिलने वाली हैं भाई। वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, डिफ्यूजन इक्वेशन है ना, ये जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, लैप्लेस इक्वेशन है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये सारे के सारे जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास जो कांस्टेंट्स आने वाले हैं, G1 के अंदर 2 आएंगे, G2 के अंदर भी 2 आएंगे, तो टोटल कितने कांस्टेंट मिले आपको? 4, है ना, 4 कांस्टेंट्स मिलेंगे। अब इनमें से देखो एक कंडीशन आपको ये मिली है जिसकी मदद से आप एक कांस्टेंट मालूम कर लेंगे, करेक्ट है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जिसकी सहायता से आप सेकंड कांस्टेंट जो है आपके पास, जो आपने जो अज्यूम किया है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 कांस्टेंट तो यहां से आपको मिल जाएंगे। अब बचे हुए 2 हमारे पास जो कांस्टेंट होंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ टू फाइंड आउट दीज यू हैव टू स्टडी द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन। ओके, एक दो प्रॉपर्टी और आती है हमारे पास ग्रीन फंक्शन की ही। देखो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि ग्रीन फंक्शन जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल नेचर का होता है। यानी कि अगर आप G1 कैलकुलेट कर लो या G2 कैलकुलेट कर लो,
ठीक है, G1 कैलकुलेट कर लो या फिर G2 कैलकुलेट कर लो एट R डैश, एट R इज इक्वल टू R डैश, और यहां पर भी एट R इज इक्वल टू R डैश, तो हमारे पास ये दोनों बराबर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि G1 और G2 शुड बी कंटिन्यूअस। कहां पर? एट R इज इक्वल टू R डैश। ठीक है, तो ये मैं फिर दोबारा से एक इक्वेशन मिल गई। अब इसकी सहायता से मुझे तीसरा वाला कांस्टेंट मिल जाएगा। सही है। और एक और कंडीशन हमारे पास आती है कि जो इसका डेरिवेटिव है ना, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज डिसकंटिन्यूअस, वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो हम यहां पर ऐसा कहेंगे कि डेल G1 बाय डेल R एट R इज इक्वल टू R डैश। ठीक है ना, एंड क्योंकि हमारे पास ये जो है मतलब डिसकंटिन्यूटी वाली कंडीशन है, तो डिसकंटिन्यूटी वाली कंडीशन मैं आपको वैसे ऑरली बता देता हूं। ठीक है, देखो डिसकंटिन्यूटी वाली कंडीशन में आप पता क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आई थी ना, ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ना दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देना। दोनों तरफ आप क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना, गोइंग फ्रॉम सम x डैश या r डैश, ठीक है ना, r डैश माइनस लैम्डा से r डैश प्लस लैम्डा, और फिर लैम्डा को आप जीरो टेंड करवा देना। लैम्डा को जीरो टेंड करवा देना, आपके पास डिसकंटिन्यूअस जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, मैं बता भी देता हूं क्या इक्वेशन आती है आपके पास में। देखो, डेल G2 बाय डेल R माइनस डेल G1 बाय डेल R इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास आएगा 1/P। ठीक है, और ये जितनी भी चीजें कैलकुलेट की गई है ना, जैसे ये कैलकुलेशन की गई है R इज इक्वल टू R डैश पर, ये कैलकुलेशन की गई है R इज इक्वल टू R डैश पर, ये कैलकुलेशन की गई है R इज इक्वल टू R डैश पर। ठीक है, तो G2 और G1 तो आपको पता है, चलो ग्रीन फंक्शन है, लेकिन ये P क्या चीज है? तो P बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आप ऐसा समझ लो, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो भी आपको ऑप्शन दे रखे होंगे ना CSIR नेट एग्जाम के अंदर, CSIR नेट एग्जाम के अंदर जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे ना, अगर उसमें ग्रीन फंक्शंस इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा भी दूंगा आपको। ठीक है, सो दिस वाज द टुडेज शॉर्ट ट्रिक। ओके, यही शॉर्ट ट्रिक है, आप लिख लीजिए एक जगह पे चाहिए, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, इसे ही आप शॉर्ट ट्रिक बोलते हो। डिसकंटिन्यूटी वाली जो हमारे पास में कंडीशन है ना ग्रीन फंक्शन की, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/P, इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। ओके, और ये भी हमारे पास एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक ही है कि अगर आप R इज इक्वल टू R डैश पर रखोगे वैल्यू, तो G1 G2 हमारे पास आइडेंटिकल मिल रहे होंगे। तो ये तो हालांकि लगभग सभी ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा ये वाली कंडीशन, लेकिन ये आपको पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसी के लिए ही आपके पास में वैलिडेट होगा। अब P क्या चीज है यहाँ पे? सो P रिप्रेजेंट्स, अब ये आपको इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा आपको एक जगह पे, कि P रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव टर्म इंट्रोड्यूस हो रखी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट है। जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है? डेल स्क्वायर, यही है ना। इसका हमारे पास कोफिशिएंट कितना है? तो कोफिशिएंट तो हमारे पास 1 के बराबर है, तो बस P का वैल्यू कितना ले लेंगे? 1 के बराबर। ठीक है, अगर अच्छा एक चीज और है, 1 के बराबर नहीं आएगा, देखो राइट साइड में ना माइनस F भी है, माइनस साइन भी है ना, माइनस साइन, तो राइट साइड में माइनस साइन को आपको हटाना पड़ेगा, तो ये माइनस जब इधर आएगा तो आप ऐसा कहेंगे -1 इज द वैल्यू ऑफ P, इसका कोफिशिएंट जो है ना वो -1 है। हाँ, अगर इधर प्लस होता ना यहाँ पे, तो फिर आप +1 लेते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, और P क्या चीज है हमारे पास? P रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी सी बात है बस। ठीक है, इसकी मदद से आप फोर्थ कोफिशिएंट जो है मालूम कर लेंगे, बस ग्रीन फंक्शन निकल जाएगा आपके पास, है ना। जो कॉन्स्टेंट्स इंक्लूड हो रखे होंगे उनको आपने फाइंड आउट कर ही लिया है, ये कंडीशंस और प्रॉपर्टीज से, ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज से फाइंड आउट कर ही लिया है आपने। और एक बार अगर आपको ग्रीन फंक्शन मिल गया तो जैसा कि मैंने बताया, द आंसर विल बी, है ना, अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में? V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन GR डैश एंड देन f ऑफ R डैश, ठीक है ना, f ऑफ R डैश एंड d क्यूब R डैश। बस ये हमारा सॉल्यूशन है। यहां ग्रीन फंक्शन का वैल्यू पुट करो, पोटेंशियल मिल जाएगा फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ द f। ठीक है, अब जब आपको फंक्शन कोई दे रखा हो तो आपको पता चल जाएगा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन, जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ f, यू गेट द सॉल्यूशन इजीली। ठीक है, तो ये हमारे पास है ग्रीन फंक्शन मेथड। करेक्ट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन मैं बात करूं यहां पे तो जो हमारे पास वेव इक्वेशन है ना, इस टाइप से डेल स्क्वायर -1/c स्क्वायर
एंड डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर ऑफ समथिंग u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। ठीक है ना, जानते हैं ना, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द मतलब वेव इक्वेशन होता है ये। ठीक है ना, वेव इक्वेशन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं यू एक्स एक्स माइनस 1/c² यू टी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। ये भी हमारे पास सेम इसी प्रकार से लिख सकते हो इसको। ये यू एक्स एक्स डिनोट करता है 2 बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ठीक है ना, तो x के रेस्पेक्ट में तो f ऑफ x अज्यूम कर लो यहाँ पे। ठीक है ना, 2 बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रखा है फंक्शन u का, और यहाँ पर है 2 बार डेरिवेटिव ले रखा है टाइम t का इस फंक्शन u का। ठीक है ना, तो इसी पर ये सेम है, ये सेम है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, और ये तभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, उसी में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, दिस इज द वेव इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार से हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आती है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन जब आप सोल्व करोगे ना फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल v एट एनी लार्ज डिस्टेंस, मतलब स्मॉल r। ठीक है ना, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारे पास हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बनेगी विच इज डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑफ साई इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा समथिंग एफ ऑफ आर। ठीक है, दिस इज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये जो आप देख रहे हो ना डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज ऑपरेटर। ठीक है, एंड एट लास्ट हमारे पास एक और इक्वेशन आती है जिसका यूज हम लोग करते हैं टू फाइंड आउट द ग्रीन फंक्शन। ओके, एंड दैट वाज नथिंग बट द डिफ्यूजन इक्वेशन, या फिर आप उसको कह सकते हैं हीट इक्वेशन। तो हीट इक्वेशन होती है मेरे पास डेल स्क्वायर माइनस के एंड देन वी हैव डेल बाय डेल टी ऑफ यू इज इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, इसको भी आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो यू एक्स एक्स माइनस के यू टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, दिस इज द हीट इक्वेशन। तो इन सब के सॉल्यूशन मतलब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट किए हैं मैथमेटिशियंस ने। ठीक है ना, बाय यूजिंग द ग्रीन फंक्शन मेथड। सो अभी तक जो चीजें हमने सीखी हैं ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड, सो अभी 5 मिनट्स में जो है क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फास्ट लगा हो यहाँ पे, तो मैं नोट्स जरूर यहाँ पे बता देता हूँ आपको, है ना, राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी बना के बता देता हूँ। ठीक है, कैसे लिखना है आपने, देखो ग्रीन फंक्शन is introduced in 1828 by George Green in his published essay named an application of mathematical analysis to the theory of electricity and magnetism. ठीक है, green function is introduced in 1828 by George Green in his published essay named an application of mathematical analysis to the theory of electricity and magnetism to solve the Poisson's equation, the Poisson's equation for arbitrary, ठीक है ना, for arbitrary source function f of r। ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो हमारे पास जो पॉइसन इक्वेशन है, पॉइसन्स इक्वेशन, दैट वाज डेल स्क्वायर, ठीक है ना, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आर। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट क्या करना है आपने, सो अज्यूम आर डैश एंड आर डैश क्या है मेरे पास, लोकेशन ऑफ सोर्स। बेसिकली ग्रीन ने यहां पर अज्यूम किया था कि जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है ना, उसकी बजाय एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लिया गया एट ए पर्टिकुलर लोकेशन जो कि सोर्स है हमारे पास। ठीक है ना, सो लोकेशन ऑफ सोर्स कहां पर मौजूद है, एट आर इज इक्वल टू आर डैश, और आर क्या है मेरे पास, पोजीशन वेयर वी विश टू फाइंड पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पे, ठीक है, द ग्रीन फंक्शन इज g r डैश, ठीक है, शुड सेटिस्फाई
द इक्वेशन। अब जो इक्वेशन रहेगी ना हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ग्रीन इक्वेशन। और ग्रीन इक्वेशंस अलग अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ना अलग अलग होती है। जैसे यहां पर ग्रीन फंक्शन के ग्रीन इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, तो पोटेंशियल को आपने ग्रीन फंक्शन से रिप्लेस कर देना है। सो डेल स्क्वायर जी ऑफ आर आर डैश, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जी बाय डेल आर स्क्वायर एट आर आर डैश, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन, और जो सोर्स फंक्शन है उसको किससे रिप्लेस करना है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से। सो डेल आर माइनस आर डैश, ठीक है, दिस इज द ग्रीन्स इक्वेशन, दिस इज द ग्रीन इक्वेशन। ओके, फॉर आर लेस देन आर डैश, ठीक है ना, फॉर आर लेस देन आर डैश और आर ग्रेटर देन आर डैश, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है ना, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 इज 0. This implies that del square g is equal to 0, ठीक है, which is second order homogeneous ordinary differential equation, ठीक है। The solution of this equation gives Green's function g1 r r dash for r less than r dash and g2 r r dash for r greater than r dash, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ग्रीन फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, द कॉन्स्टेंट्स कमिंग इन these functions, ठीक है, is calculated from पहली चीज क्या है, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन गिवन इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे अगर इस प्रॉब्लम की बात करें देन आपने लिखना है इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या होगा, ठीक है, दो कांस्टेंट तो यहीं से मालूम चल जाएंगे, है ना। दूसरा हमारे पास है जी आर आर डैश इज कंटिन्यूस और सिमेट्रिक एट आर इज इक्वल टू आर डैश, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास पॉइंट रहेगा कि द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना, इज डिसकंटिन्यूस एट आर इज इक्वल टू आर डैश, ठीक है। तो ये आप लोग मालूम कर लेंगे ना यहां से ग्रीन फंक्शन, और एक बार अगर ग्रीन फंक्शन पता चल गया देन द फाइनल सॉल्यूशन इज v is equal to integration g r r dash and then we have f of r dash and d cube r dash, ठीक है। दिस वाज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप देखो यहां पर जो है ना ग्रीन फंक्शन जो भी आपके पास आएगा ना वो इस वाली मतलब इस पोटेंशियल की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, और ये जो पोटेंशियल आएगा ये जो है इस इक्वेशन को डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस एफ, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, दिस शुड सेटिस्फाई। तो पहला एग्जांपल है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग ग्रीन्स मेथड, ठीक है। गिवन आपको मान लेते हैं पॉइसन इक्वेशन 1D केस के अंदर, ठीक है ना। सो डेल स्क्वायर v ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, और आपको यहां पर गिवन है समथिंग माइनस एफ ऑफ x, ठीक है, विद ग्रीन्स मेथड फॉर आर्बिट्रेरी फंक्शन f, ठीक है, विद इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है ना। तो with boundary conditions v at x equals to 0 is equal to 0 and v at x equals to 1 is equal to 0, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हमने इसका सॉल्यूशन करना है, ग्रीन फंक्शन के मतलब यूज करते हुए आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है फॉर एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन f, ओके, विद द बाउंड्री कंडीशन दिस यू शुड हैव टू अज्यूम बिकॉज जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आएंगे तो उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मददगार साबित होगा, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रीन फंक्शन इस प्रकार से फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, कि वो हमारे पास ग्रीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। और ग्रीन्स इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे, देखो डेल स्क्वायर
पोटेंशियल को आप लोग ग्रीन फंक्शन से यहां से रिप्लेस कर देंगे तो g एंड देन वी हैव x है यहां पे तो x डैश आ जाएगा, ठीक है, एंड इज इक्वल टू माइनस और फंक्शन जो है ये हमारे पास हो जाएगा डेल एंड x माइनस x डैश, ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से मैंने इसको अज्यूम कर लिया। और x डैश क्या चीज है, x डैश इज सम वैल्यू बिटवीन, ठीक है, या फिर सम पॉजिटिव नंबर कह सकते हो, सम पॉजिटिव नंबर बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन तो यही है ना हमारे पास 0 और 1, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास x डैश भी होगा, तो वो हमने अज्यूम किया, ठीक है। अब मैंने आगे क्या कहा था आपको, द सॉल्यूशन क्या होना चाहिए अब हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, ठीक है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g x डैश एंड देन f ऑफ x डैश dx डैश, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। Once we will calculate the value of green function from this differential equation, we can easily put down this value here and then find out the potential at for the arbitrary value of the f, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसी के आगे ना a पार्ट मालूम कर लो इसको, ठीक है ना, a पार्ट हम लोग इसको बोल देते हैं और b पार्ट में ऐसा कह दो कि फाइंड द, ठीक है ना, फाइंड द पोटेंशियल v फॉर, अब एक फंक्शन ले लो आप लोग, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं, फॉर फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन है। अच्छा यहां पर थे ना हम लोग, हाँ यहां देखें। अब इसके बाद जो है ना, ये जो इक्वेशन है इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ इफ x लेस देन x डैश और x ग्रेटर देन x डैश, इसी प्रकार से था ना मेथड कि अगर x लेस देन x डैश है या x ग्रेटर देन x डैश है तो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ये जीरो हो जाएगा, है ना। इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ठीक है, यह हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर g x डैश, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर g x डैश डिवाइडेड बाय डेल x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अच्छा इसका सॉल्यूशन बताइए अब क्या होगा, द solution of this equation is of format, अब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखो इसके लिए फॉर्मेट आपको पहले मालूम करना पड़ेगा ताकि आप ग्रीन फंक्शन से g1 और g2 डिफाइन कर सकें फॉर x लेस देन x डैश एंड फॉर x ग्रेटर देन x डैश, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑफ फॉर्मेट। तो अब एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इस साइड कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, पहली बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल जी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दोबारा जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो g इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x प्लस अनदर कांस्टेंट, है ना। तो फॉर्मेट मेरे पास होना चाहिए समथिंग ax प्लस b जैसा, ax प्लस में b जैसा, करेक्ट है कि नहीं, देखो दो बार इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, यही फॉर्मेट बनेगा आपके पास, ठीक है। अगर ये हमारे पास फॉर्मेट है तो अब आप ये कह सकते हो, सो ठीक है, सॉल्यूशन विल बी, ठीक है ना, सॉल्यूशन विल बी, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रीन फंक्शन g x डैश इज इक्वल टू, तो वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कॉल c1x प्लस c2 एंड c3x प्लस c4, ठीक है, g1 और g2, ठीक है। तो g1 हमारे पास डिफाइंड है फॉर x लेस देन x डैश और ये हमारे पास है फॉर x ग्रेटर देन x डैश, दिस इज द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या कह लो, ग्रीन फंक्शन बोल दे इसको ना, सो ग्रीन फंक्शन विल बी, ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, अब मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो टू फाइंड कांस्टेंट्स कौन कौन से, c1 c2 c3 c4, अब ये वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, चार कांस्टेंट्स की वैल्यूज। तो पहला हमारे पास क्या है, ए पार्ट में बता देता हूं, ठीक है, ए पार्ट कह लो या फिर ऐसे लगा दो रोमन में 1, ठीक है। और मान लीजिए कांस्टेंट्स आप मालूम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो कंडीशन था वो क्या था हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखा था, g एट 0x डैश इज इक्वल टू 0 एंड g एट 1x डैश इज इक्वल टू 0, यही था ना। देखो पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर g ऑफ x की जगह पे 0 रखना पड़ेगा ना, x डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना, दिस इक्वेशन दिस शुड सेटिस्फाई इनिशियल जो बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास पोटेंशियल की v के लिए भी थे, सेम टू सेम इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन मिल रही हैं आपको, एक बात मुझे बताओ, g ऑफ 0x डैश, तो इसके लिए कौन सा वाला सॉल्यूशन वैलिड होगा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा वाला सॉल्यूशन वैलिड है, x इक्वल्स टू 0 के लिए।
तो देखो x इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, x डैश कहां से कहां तक है? x डैश तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने चूज की थी बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो क्योंकि x का वैल्यू 0 है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे x डैश का जो वैल्यू होगा इट इज ग्रेटर देन x। बताइए अगर मैं इसकी बात करूंगा यहां पे, भाई यहां पर जो है मेरे पास जो x डैश का वैल्यू आएगा वो तो x से ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि x ही 0 है इस केस में। तो कौन सा वाला सॉल्यूशन वैलिडेट है मेरे लिए? ये वाला सॉल्यूशन वैलिडेट है, c1x + c2। ठीक है, तो यहां पर x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। x की जगह पर 0 पुट करोगे तो मेरे पास c2 ही 0 आ जाएगा। ये लो, एक कांस्टेंट तो पता चल चुका है। सही बात है। यहां से आओ, अब x इक्वल्स टू 1 है और मैंने x डैश को क्या अज्यूम किया है? 0 और 1 के बीच में। तो x इक्वल्स टू 1 मतलब क्या हो गया कि x डैश का वैल्यू x से तो स्मॉल होगा। x 1 है और x डैश 0 और 1 के बीच में है, तो x डैश का वैल्यू लेस देन x होगा। इसके लिए हमारे पास ये वाला ग्रीन फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस ग्रीन फंक्शन के लिए ये भी सेम टू सेम कंडीशन जो इंपोज करो तो क्या बनेगा आपके पास में? देखो x की जगह पर 1 तो आएगा c3 + c4 = 0 और इससे दैट c3 = माइनस का c4। करेक्ट है, c3 = माइनस का c4। ठीक है, तो अब आपके पास यहां से आ जाएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ग्रीन फंक्शन आपके पास आ रहा है gx(x) = c2 तो 0 बन गया, तो मेरे पास आएगा c1x एंड देन वी हैव, यहां से एक काम करते हैं c3 कॉमन ले लेता हूं तो c4 का वैल्यू आ रहा है -c3 मतलब x - 1 आ जाएगा। बताइए, एंड देन ये वैल्यू हमारे पास x लेस देन x डैश और ये वैल्यू x ग्रेटर देन x डैश। क्या c2 और c4 सोल्व हो चुके हैं? देख लीजिए एक बार। ठीक है, c3 और x - 1 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कंडीशन इंपोज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, है ना? सेकंड कंडीशन क्या थी कि ग्रीन फंक्शन को क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहां पर? एट x = x डैश पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे ग्रीन्स फंक्शन, या फिर ऐसा कह लो कंटिन्यूअस वाली कंडीशन लगा रहे हैं कि g1 एट x = x डैश इज इक्वल टू g2 एट x = x डैश। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक नेचर। ग्रीन फंक्शन का सिमेट्रिक नेचर है या कंटिन्यूअस नेचर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट। अब देख लो, आप यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो c1 x की जगह x डैश रखना है तो c1x डैश इज इक्वल टू, यहां पर रखेंगे तो c3 एंड x डैश माइनस का 1। करेक्ट है, ये आएगा आपके पास। अब मुझे एक बात बता दो, मेरे पास कांस्टेंट c1 और c3 की क्या वैल्यूज होनी चाहिए कि ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए? मेरे पास c1 और c3 की क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिसके लिए ये वाली जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए दोनों तरफ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सो व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c3? ठीक है, आप खुद से देखें एक बार। क्या मेरे पास कांस्टेंट c1 का वैल्यू समथिंग c एंड x डैश -1, ठीक है, ये x - 1, एंड जो हमारे पास c3 आएगा दैट वाज सम कांस्टेंट c एंड x। अगर मैं यहां पर c1 c3 ये अज्यूम कर लेता हूं तो अगर आप यहां पर पुट करोगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो जाएगा? मतलब आपने क्या कर लिया, आपने c1 c3 को एक अनदर कांस्टेंट c में फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट बचता है और आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है? बाय यूजिंग द डिसकंटिन्यूटी कंडीशन। ओके, उसकी कंडीशन की सहायता से आप लोग कांस्टेंट c का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो c1 का वैल्यू अगर मैं c(x - 1) यहां रखता हूं, ठीक है, और जो हमारे पास c3 का वैल्यू है अगर वो cx रखते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये आएगा ना। ठीक है, देखो c1 का वैल्यू हम रखेंगे अगर c ऑफ, ठीक है ना, नहीं c x डैश आएगा ना यहाँ पे, x डैश, ठीक है ना, दिस इज x डैश। ओके, हाँ, तो मेरे पास आएगा देखो c एंड x डैश -1 इज इक्वल टू c एट x डैश एंड x डैश -, हाँ, अब आ जाएगा देखो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। सही है ना? तो ये आपको अज्यूम किए हैं, ये आपने लोगों ने अज्यूम किए हैं। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा फाइनल, है ना, सेकंड वाली कंडीशन से, क्या बन रहा है? g ऑफ x डैश इज इक्वल टू, तो c1 मेरे पास है c ऑफ x डैश -1 इंटू में x, और यहां से मेरे पास आ रहा है c इंटू x डैश एंड x -1। ठीक है, ये कंडीशन वैलिडेट है x लेस देन x डैश के लिए और ये ग्रीन फंक्शन है x ग्रेटर देन x डैश के लिए। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट बचता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग कंडीशन इंपोज करते हैं। थर्ड कंडीशन के लिए क्या करेंगे? जो मेरे पास इक्वेशन थी ना, del स्क्वायर g बाय del x स्क्वायर इज इक्वल टू, del स्क्वायर g बाय del x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर था हमारे पास में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तो माइनस का del एंड x माइनस x डैश। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे
एंड इंटीग्रेशन की जो लिमिट आप लोग रखेंगे दैट वाज समथिंग एक्स डैश माइनस लैम्डा से एक्स डैश प्लस लैम्डा तक, जहां पर लास्ट में आप जब सोल्व कर चुके होंगे ना तो लैम्डा को 0 टेंड करवा देना, ठीक है। तो इनफिनिटेसिमल क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, लैम्डा वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसके लिए आप लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स डैश माइनस लैम्डा से लेकर के एक्स डैश प्लस लैम्डा, और यहां से मेरे पास है डेल स्क्वायर जी बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड देन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन एक्स डैश माइनस लैम्डा से एक्स डैश प्लस लैम्डा एंड डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश इंटू डी एक्स। बताइए सही है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं इसको। देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेल जी बाय डेल एक्स आ जाएगा, और लिमिट आप लोगों ने रखना है यहां पे। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर जो है ना डेल जी बाय डेल एक्स तो आएगा, बिल्कुल सही है, लिमिट आपके पास होगी एक्स डैश माइनस लैम्डा से एक्स डैश प्लस लैम्डा, करेक्ट है, इज इक्वल टू माइनस साइन। अब देखो यहां पर ये जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है इसका वैल्यू 1 कब होगा, मतलब कब ये इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, जब x का वैल्यू x डैश के बराबर होगा, जब x का वैल्यू x डैश के बराबर होगा। लेकिन क्या ये वैल्यू मुझे 1 देगा, तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे कि जो x का वैल्यू x डैश आप मान करके चल रहे हो यहां पे, जिसके लिए फाइनाइट है, क्या वो वैल्यू इस इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना कि जो भी हमारे पास जहां पर भी सर्वाइव करता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, उस इंटीग्रेशन की लिमिट में वो जरूर होना चाहिए, नहीं तो आंसर ही 0 दे देगा वो मेरे को, ये तो पता होगा आप सभी को। तो x इक्वल्स टू एक्स डैश पर ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का वैल्यू 1 बन जाएगा, और x डैश इस लिमिट के अंदर लाई कर रहा है, लाई कर रहा है ना, x डैश माइनस लैम्डा से x डैश प्लस लैम्डा अगर आपने अज्यूम किया तो कहीं ना कहीं x डैश तो बीच में लाई कर ही रहा होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा सीधा सीधा 1 के बराबर, ठीक है। और अब यहां पर जो है आप लोगों ने लिख देना दिस इंप्लाइज दैट, अगर आप अपर लिमिट पुट करोगे तो x डैश प्लस लैम्डा है, x डैश प्लस लैम्डा है, तो x डैश प्लस लैम्डा का मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन x डैश। बताइए ये वाला ग्रीन फंक्शन कौन सा था मेरे पास, g1 की g2 था ना, तो हम लिखेंगे देखो डेल g2 बाय डेल x एट x इक्वल्स टू x डैश प्लस लैम्डा। बताइए माइनस साइन लोअर लिमिट जो कि x डैश माइनस लैम्डा है, और x डैश माइनस लैम्डा क्या है, x लेस देन x डैश है। भाई x डैश माइनस लैम्डा जो x का वैल्यू आप यहां पुट करने जा रहे हो तो वो तो क्या है, x लेस देन x डैश के लिए डिफाइन है ना, तो वो तो ग्रीन फंक्शन g1 था, यहां लिखेंगे डेल g1 अपॉन में डेल x फॉर x इक्वल्स टू x डैश माइनस का लैम्डा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। आए समझ में इतना, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप सोल्व कर चुके होंगे तो लास्ट में आपने लिमिट ले लेनी है, लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0, ठीक है। इस लिमिट में x बराबर x डैश आ जाएगा, यहां पर भी x बराबर x डैश आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल g2 बाय डेल x एट x डैश x डैश, है ना, क्योंकि x ही तो x डैश बन गया ना इस बार, एंड माइनस का डेल g1 बाय डेल x और x डैश एंड इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। ये मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, देखो क्या ये वही शॉर्ट ट्रिक थी जो हमने सीखी थी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज के अंदर, तो यही तो थी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास, चाहे आप उससे फाइंड आउट कर लो, वो सेम ही तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन, है ना, p का वैल्यू -1 है ना इस वजह से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है, बस अब कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज है ना g1 और g2 की ये वैल्यूज यहां पर रख देनी, बस c कांस्टेंट मालूम चल जाएगा और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, ग्रीन फंक्शन का। तो देखो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट। देखो अगर आपने आज का ये क्वेश्चन समझ लिया ना जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो आपको किसी दूसरी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर लो ग्रीन फंक्शन, ठीक है। देखो अब g1 मेरे पास ये है, g2 ये है, तो g2 का डिफरेंशिएशन करो एक बार x के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, क्या बनेगा, cx डैश, ठीक है, तो cx डैश बनेगा, ठीक है। और आपने जो है ना x इज इक्वल टू x डैश पर ही कैलकुलेट करना है, तो x डैश तो आ ही रहा है इसके अंदर, x तो आ नहीं रहा है इसके अंदर, तो अगर x आ रहा होता तो मैं x डैश लिख रहा होता, लेकिन यहां पर तो x डैश आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है, ये आपके पास आएगा, माइनस साइन लगाओ। अब इसको आप लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, यहां पे कहां था x डैश, इसमें होगा, ठीक है ना, x डैश -1 और यहां पर आएगा x, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, डेल g1 बाय डेल x, इस फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, क्या बनेगा, c एंड x डैश -1 इज इक्वल टू -1, बताओ
करेक्ट है? दिस इंप्लाइज दैट सी एक्स डैश माइनस सी एक्स डैश प्लस सी इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो सी का वैल्यू आ रहा है -1। क्या ग्रीन फंक्शन मालूम चल गया आपको? बस आपको यहां से मालूम चल जाता है ग्रीन फंक्शन। सो जी एट एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू, ये लो जी सॉल्यूशन आपके पास आ गया है, माइनस एक्स एक्स डैश -1, और यहां से आपके पास आएगा माइनस एक्स डैश एंड एक्स -1, ये आपके पास होगा एक्स लेस देन एक्स डैश के लिए, और ये एक्स ग्रेटर देन एक्स डैश के लिए। दिस वाज द ग्रीन फंक्शन, ये वो ग्रीन फंक्शन है हमारे पास, ठीक है? दिस वाज द ग्रीन फंक्शन, ठीक है? और अब आपका जो सॉल्यूशन आपसे फाइंड आउट करवाने को कह रहा था कि बताइए पोटेंशियल क्या होगा, बता दो पोटेंशियल क्या होगा, इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? सो पोटेंशियल V इज नाउ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन जी एक्स एक्स डैश, ठीक है, जी एक्स एक्स डैश एफ ऑफ एक्स डैश एंड देन डी एक्स डैश। बस ये सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है? और लिमिट कहां से कहां जाएगी हमारे पास? लिमिट कहां से कहां तक होगी? बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी थी आपको? 0 से 1 दे रखी थी ना, तो 0 से 1 जाएगा, 0 और 1 पे तो बाउंड्री थी ना हमारे पास, तो 0 से 1 से ही इंटीग्रेशन हमारे पास होगा, ठीक है? अब देखो आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। पहले पार्ट में होगा 0 से x, 0 से x, ठीक है? एंड देन यहां पर ग्रीन फंक्शन कौन सा आएगा? अगर आप 0 से x लिख रहे हो तो देखो ना, 0 से x लिमिट में क्या आना चाहिए हमारे पास, ठीक है? 0 से x लिमिट में क्या होना चाहिए? तो देखो 0 से x लिमिट में हमारे पास कौन सा होना चाहिए? तो यहां पर x का वैल्यू ग्रेटर देन x डैश है ना मेरे पास, ठीक है? तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा, मतलब G2 सॉल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे G2 एंड x डैश एंड f x डैश dx डैश एंड प्लस में फिर उसके बाद x से लेकर के 1 तक, x से लेकर के 1 तक। तो यहां तो x डैश का वैल्यू ज्यादा है ना, x डैश का वैल्यू यहां पर ज्यादा है ना x से, भाई x से 1 जा रहे हो ना आप, x से 1 जा रहे हो ना आप, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x डैश का वैल्यू x से अधिक हो गया ना, तो ये वाला सॉल्यूशन होगा फर्स्ट वाला, जो कि क्या है हमारे पास? G1 है। तो G1 एंड देन वी हैव x x डैश एंड देन f ऑफ x डैश एंड dx डैश। फाइनल आंसर आपका ये लो, दिस वाज द फाइनल आंसर, ठीक है? पता चल गया यहां तक? दिस इज द ए पार्ट, ए पार्ट यहां पर फिनिश हो जाता है, ठीक है? आगे क्या करना था आपको? बी पार्ट में क्या कहने लग रहा था? कह रहा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ के लिए सोल्व करो। अब आपने आर्बिट्रेरी एफ के लिए तो सोल्व कर दिया है, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ के लिए आप लोगों ने सोल्व करना है आगे, ठीक है? तो यहां पर जो है एफ कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जैसे दे रखा था ना एफ इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर, मैंने अज्यूम किया था शायद, है ना? तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है? बस ये वैल्यूज आपने यहां पर और यहां पर रखना है, G1 और G2 की वैल्यू रखनी है, एंड देन यू हैव टू सोल्व दिस इंटीग्रेशन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V, ठीक है? तो ये हम लोग सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास आएगा 0 से x, G2 का वैल्यू मेरे पास कितना था? ये रहा, देखो माइनस एक्स डैश x -1, ये है हमारे पास x डैश स्क्वायर dx डैश, प्लस में x से 1, ठीक है? G1 का वैल्यू है माइनस एक्स एंड x डैश -1, एंड देन इसका वैल्यू है x डैश स्क्वायर एंड dx डैश, करेक्ट है? इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, चलिए इसको सोल्व करते हैं एक बार। v इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास होगा इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x डैश, ठीक है? तो देखो x -1 तो इसके लिए कांस्टेंट की तरह हो गया ना एक तरीके से, ठीक है? और यहां से आपके पास आएगा, अच्छा एक काम करते हैं, माइनस साइन जो है ना यहां पर हम लिख देते हैं 1 - x, ठीक है? और अच्छा इसके बाद देखते हैं, देखो x डैश इंटू एक्स डैश स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास x डैश क्यूब, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x डैश की पावर 4/4, लिमिट गोज फ्रॉम 0 से x, ठीक है? आगे है प्लस साइन, ओके, और प्लस साइन नहीं माइनस x हो जाएगा ना, तो माइनस x ये मैं बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास आएगा आगे इसके बाद देखो x डैश इंटू एक्स डैश स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास में x डैश की पावर 4/4 इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है? लिमिट गोज फ्रॉम x से 1, ठीक है? इसके बाद देखो माइनस साइन है और x डैश स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा x डैश क्यूब बाय 3 एंड गोइंग फ्रॉम x से 1, ये आपके पास आ रहा है, करेक्ट है? चलिए इसको आगे देखते हैं। देखो हमारे पास आएगा 1 - x, अपर लिमिट होगी तो x की पावर 4/4 आ जाएगा, लोअर लिमिट में तो 0 ही बन गया, -x, ठीक है? और यहां से देखो अब अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/4 बनेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की पावर 4/4, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 एंड प्लस में हो जाएगा x/3, x³/3, करेक्ट है? आगे देखते हैं, देखो इसको x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/5, माइनस में x की पावर 4 प्लस x की पावर 5/4
ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर 4 आएगा ना, ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस में x अपॉन 3 एंड माइनस का x की पावर 4 अपॉन 3। सही है, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं जो कि 12 आएगा, ठीक है, तो 3x की पावर 4 माइनस 3x प्लस में 4x माइनस में 4x की पावर 4, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है माइनस x की पावर 4 एंड प्लस में x डिवाइडेड बाय 12, यानी आपके पास आएगा x ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 12। दिस वाज द पोटेंशियल। ये लो, ये पोटेंशियल आपके पास, ठीक है, ये पोटेंशियल आपके पास। अच्छा, ये वेरीफाई भी कर सकते हो आप कि क्या ये मेरे पास होगा कि नहीं होगा आंसर, ठीक है। कैसे वेरीफाई करोगे, इनिशियल कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना पोटेंशियल। क्या था इनिशियल कंडीशन, x इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल 0 बन जाना चाहिए, तो बन रहा है देखो। दूसरी बात, x इक्वल्स टू 1 पर 0 बन जाना चाहिए, बन रहा है देखो, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, करेक्ट है। तो ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस टाइप से है, कंसीडर, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार खुद से आप ट्राई कीजिएगा। कंसीडर ए हार्मोनिक ऑस्किलेटर, कंसीडर ए हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑफ नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, is driven by an external force f of t is given as, ठीक है, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, x डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू f ऑफ t, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। आगे कहता है सच दैट x एट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। आपने मालूम करना है फाइंड x ऑफ t फॉर आर्बिट्रेरी, ये आर्बिट्रेरी में पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिएगा, फॉर आर्बिट्रेरी फंक्शन f, ठीक है, फोर्स फंक्शन f, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ग्रीन फंक्शन मेथड से ही करना है इसको, देखो, और किसी दूसरे मेथड से मत कर देना इसको, ठीक है ना, ग्रीन फंक्शन मेथड से ही इसको करना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखो, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है, नॉन होमोजेनियस है, तो ग्रीन इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, ग्रीन इक्वेशन बनेगी, देखो ये जो डेरिवेटिव लगा रखे हैं ना, 2 बार डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है, तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, एफ ऑफ टी दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जी बाई डेल टी स्क्वायर एट टी टी डैश, क्योंकि यहां पर टाइम की बात चल रही है, प्लस में ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर भी एक्स को रिप्लेस कर देंगे जी से, टी टी डैश इज इक्वल टू, और यहां पर रिप्लेस कर देंगे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से, क्योंकि ये तो सोर्स है ना भाई। हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, लेकिन आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस पे, है ना, ड्राइवन फोर्स, तो ये ड्राइवन फोर्स तो मेरा सोर्स हो गया ना एक तरीके से अब, तो यहां पर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, डेल टी माइनस टी डैश, दिस वाज द ग्रीन इक्वेशन, ठीक है। सेटिस्फाई क्या करेगा, सेटिस्फाई दीज इनिशियल कंडीशंस, ठीक है ना, यानी कि g एट t इज इक्वल टू 0 एंड डेल जी बाई डेल टी, एक्स डैश का मीनिंग क्या है, डेल जी बाई डेल टी है ना, तो डेल जी बाई डेल टी एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड टाइम ये टी डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां से आपको कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है ना, और बाकी 2 कॉन्स्टेंट कैसे मालूम करने आपको पता ही है, ठीक है। तो टेक इट एज होमवर्क, होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ग्रीन फंक्शन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।